हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा। अब हम करेंगे का 44वां भाग। देखिए मिस्टर कृष्णा, हम आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देंगे। आपके पापा की सिचुएशन बहुत खराब है। ऑपरेशन के बाद भी यह कहा नहीं जा सकता कि वो बिल्कुल ठीक हो सकते हो जाएंगे। वह पहले से ही हार्ट के पेशेंट है, इसलिए ऑपरेशन करने से पहले आपको ये पेपर सिग्नेचर करने पड़ेंगे। डॉक्टर ने कृष्णा भारद्वाज से साफ साफ नवीन जी की सिचुएशन समझा दी थी। उनके दोनों पैर बेकार हो चुके थे। डॉक्टर ने उन दोनों पैर को तुरंत काटकर उनके शरीर से अलग करने के लिए कह दिया था, और उसमें भी डॉक्टर इस बात को लेकर श्योर नहीं थे कि ऑपरेशन सक्सेस ही होगा, क्योंकि नवीन जी पहले से ही हार्ट के पेशेंट थे। इस चीज का असर नवीन जी पर क्या पड़ता, ये बात जब उनको पता चलती तभी इसका असर देखने को मिलता। कृष्णा अलग ही उलझन में फंस गया था। अभी तो जब से वह होश में आए थे, ईशानी से मिलने की जिद लगाए हुए बैठे थे। बिना ईशानी से मिले हुए वह ऑपरेशन थिएटर में भी जाने को तैयार नहीं थे। ईशानी के कॉलेज से लौट कर आते ही ईशानी सीधे अपने चाचा जी से मिलने गई। वहां पर श्यामा जी और सोनिया बैठी हुई थी। कृष्णा अभी डॉक्टर के पास ही था। नवीन जी ने हाथ के इशारे से श्यामा जी और सोनिया को वहां से जाने के लिए कहा। साधना जी नवीन जी को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। सुनो श्यामा, मुझे कुछ देर के लिए मेरी बेटी से अकेले में बात करने दो। क्या पता आज के बाद फिर मुझे ऐसा मौका मिले या ना मिले। मुझे इससे बहुत जरूरी बातें करनी है, नवीन जी ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अभी आपको अपनी दोनों बेटियों की शादी करनी है। श्यामा जी ने नवीन जी का हाथ पकड़ लिया। नवीन जी ने हाँ में सिर हिलाया और उन्हें जाने का इशारा किया। श्यामा जी ना समझते हुए वहां से उठकर बाहर चली गई। बैठो यहाँ मेरे पास। नवीन जी ने ईशानी को अपने पास बेड पर बैठने का इशारा किया। नवीन जी ने ईशानी को अपने पास बेड पर बैठने का इशारा किया। ईशानी चुपचाप धीरे से आकर उनके पास बैठ गई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और लगातार जागने और रोते रहने के कारण चेहरा सूजा हुआ था। नवीन जी बहुत गौर से ईशानी के मासूम चेहरे को देख रहे थे और मन ही मन बहुत ज्यादा ही सोच रहे थे। क्या हुआ चाचा जी, आप क्या सोच रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और देखिएगा आप भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तब तक मेरे एग्जाम भी खत्म हो जाएंगे और हम सब मिलकर खूब मस्ती करेंगे। ईशानी ने नवीन जी के ड्रिप लगे हुए हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा। उसने झट से नवीन जी को दिखाने के लिए अपने आंसू पोंछ लिए थे, पर आवाज अभी भी भीगी हुई थी। उसकी इस हरकत पर नवीन जी मुस्कुरा दिए। मुझे हिम्मत दे रही हो या खुद के लिए हिम्मत बांध रही हो, मेरी बेटी को आज तक झूठ बोलना नहीं आया, कहते हुए नवीन जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। इस झूठ शब्द ने नवीन जी को फिर से एक गहरे सोच में धकेल दिया था। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ईशानी उनसे झूठ बोलेगी। उन्होंने गौर से ईशानी के चेहरे को देखते हुए उसका सच खोजने की कोशिश की थी और वहां पर बस उन्हें यही दिखाई पड़ा था कि ईशानी उनसे बहुत प्यार करती है और कल रात से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही परेशान है। उनकी आंखों को ईशानी के चेहरे में कोई भी बनावटीपन नहीं दिखा। नवीन जी को समझ में नहीं आ रहा था क्या सच था क्या झूठ। अभी जो सामने दिख रहा है वह सच है या फिर जो रानावत के ऑफिस में देख कर आए थे वह सच था। नवीन जी ने आंखें बंद किए हुए ही एक गहरी सांस छोड़ी और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। देखो बेटा, मैं यह नहीं कह रहा कि तुम्हारी और रणविजय की गलत दोस्ती गलत है, पर दोस्ती बस दोस्ती तक ही सीमित रहे तो अच्छा होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सही होने के बावजूद भी चार लोगों की नज़रों में गलत साबित हो जाते हैं। इसमें गलती न हमारी होती है न उनकी।
गलती बस सिर्फ नजरिए की होती है। ये बात हमेशा याद रखो कि कोई भी इंसान अपने नजरिए से कभी भी गलत नहीं होता। अपनी जगह पर वह हमेशा सही होता है। जानती हो क्यों? क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक जो हमें दिखता है और दूसरा वह जो दूसरों को दिखता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी तरफ का पहलू बिल्कुल सही और साफ होता है, लेकिन दूसरे उस पहलू को देखना चाहते हैं जो कि छिपा हुआ होता है। मतलब भले ही हमारा पल्लू कितना भी साफ और क्लियर क्यों ना हो, दूसरे वही पहलू देखते हैं जो कि वह देखना चाहते हैं। मेरी बात का मतलब समझ रही हो ना? तुम्हारी और रणविजय की दोस्ती चाहे कितनी भी साफ और सच्ची क्यों ना हो, रानावत इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसमें उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि उन लोगों नज़र पर पहले ही एक हाई स्टेटस का चश्मा लगा हुआ है। उनकी सोशल सर्किल और हमारी सोशल सर्किल में सबसे बड़ा अंतर यह है कि वह मालिक हैं और हमें एम्प्लॉय, और यही रिश्ता हमारे और उनके बीच बन सकता है। इसके अलावा और किसी रिश्ते को सोचना भी बेमानी है। बेटा, मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम रणविजय से कोई कांटेक्ट नहीं रखोगी, उससे बात भी नहीं करोगी। अपना एग्जाम कंप्लीट करके तुम सीधे कृष्णा के साथ लखनऊ चले जाओगी। नहीं तुम यहाँ पर रहोगी और ना ही ऐसी कोई बात बनाने का किसी को मौका मिल सकेगा। वादा करो मुझसे। नवीन जी ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। पर चाचा जी, मैं आप सबको छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं वहाँ अकेले कैसे रहूंगी? मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मुझे मत दीजिए, ईशानी ने कलपते हुए कहा। इसमें गलती तुम्हारी है ही नहीं बेटा, इसलिए यह मत सोचो कि मैं तुम्हें कोई सजा दे रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें किसी भी सजा से बचाना चाह रहा हूँ। और अकेले की बात नहीं है बेटा, मैं अभी कृष्णा से कह रहा हूँ, वहाँ पर तुम्हारी सारी व्यवस्था कर देगा। रिटायरमेंट के बाद मैं भी वहीं आऊँगा, तुम्हारी चाची और सोनिया को लेकर। आखिर वहाँ हमारा पैतृक घर है। लेकिन मैं ये ऑपरेशन तभी कराऊंगा जब तुम मुझे इस चीज़ का वादा करोगी कि तुम रणविजय से अपने सारे रिश्ते खत्म करके चुपचाप बिना किसी को बताए हुए लखनऊ चली जाओगी। मैं तुम्हें इस तरह से अकेले बीच मझधार में डोलता हुआ छोड़कर सुकून से मर भी नहीं पाऊंगा। नवीन जी ने कहा। ऐसा मत कहिए चाचा जी, आपको हम लोगों के साथ, मेरे हम लोगों के लिए जीना है। लेकिन कहीं आपके इस एक्सीडेंट के पीछे रानावत तो नहीं है, और अगर हाँ तो आपने पुलिस को गलत बयान क्यों दिया? ईशानी के दिमाग की घंटियां बजने लगी थी। रॉयल्स राजपूताना के साथ काम करते हुए उसे इतना तो पता चल ही गया था कि जो चीज़ दिखती जैसी है वैसी होती नहीं, और रॉयल्स राजपूताना अपनी दबंगई के लिए मशहूर है। उन लोगों के लिए किसी का भी मर्डर करवा देना बिल्कुल पलक झपकने जैसा है। कहीं इन सब चीज़ों के पीछे रणधीर सिंह रानावत का हाथ तो नहीं? और चाचा जी यह सब समझते हुए उनको बचा रहे हैं, क्योंकि होश में आते ही नवीन जी ने पुलिस को अपने एक्सीडेंट की वजह अचानक से बीपी हाई हो जाना बताया था, जिसके कारण उन्हें चक्कर आ गया था। उन्होंने किसी भी इसमें हाथ होने से साफ इनकार कर दिया था। ये सब तुम्हारा मैटर नहीं है बेटा, और मैं बस इतना जानता हूँ कि जिस चीज़ के बारे में मुझे पूरी तरह से विश्वास नहीं, उस मैटर में मैं नहीं पड़ता। और अगर है भी तो हम उनको सीधे तौर पर कुछ नहीं कह सकते। नवीन जी ने बिल्कुल साफ कहा, जैसे वह इस बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहते। लेकिन ईशानी का दिमाग घूमने लगा था। इसका मतलब क्या चाचा जी, हम अपराधी को छोड़ दें? ईशानी ने पूछा। अपराधी को अपराधी कहने से पहले उसका अपराध सिद्ध करना भी पड़ता है बेटा, और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम उन लोगों के सामने कहीं भी खड़े नहीं हो सकते। इसमें हमारे साथ सिर्फ नुकसान है। अभी मैं अपना पैर खोने के कगार पर पहुंच चुका हूँ। क्या तुम चाहती हो कि मैं अपने बुढ़ापे की लाठियों को भी खो दूं? तुमको या कृष्णा को खो दूं, या फिर सोनिया को? बोलते बोलते नवीन जी की सांसें उखड़ने लगी।
कमजोरी तो बहुत थी और दर्द भी बेशुमार था, पर इन सब बातों से ज्यादा तकलीफदेह उनके दिल का दर्द था। वो एक पल सांस लेने के लिए उनके फिर कहा, देखो बेटा, मैं नहीं जानता क्या सच है क्या झूठ है। मेरे इस एक्सीडेंट के पीछे रानावत का हाथ है भी कि नहीं, लेकिन एक सबसे बड़ा सच यह है कि तुम मुझे सोनिया और कृष्णा से ज्यादा प्यारी हो। तुम्हारी हर एक फरमाइश, हर एक जरूरत मेरे लिए उन दोनों से पहले मायने रखती है। पर हमारी कही हुई बात तुम्हारे लिए कितने मायने रखती है? अब तुम यह मुझे बता दो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं चाचा जी? ईशानी समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करें। उनकी बात सच थी। नवीन जी ने ईशानी को न केवल अपनी जिम्मेवारी समझा था, बल्कि अपने दोनों बच्चों से पहले उसकी की हर जरूरत पर खड़े थे। ... पर एक तरफ रणविजय भी था, जिसके साथ ईशानी ने आने वाले जिंदगी के सपने ना चाहते हुए भी बुनने शुरू कर दिए थे। कहाँ वो नवीन जी से इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन आज नवीन जी उससे पहले ही उसे रणविजय से अलग होने के लिए कह रहे थे। क्या हुआ पापा, आप ऑपरेशन के लिए क्यों नहीं रेडी हो रहे हैं? ईशानी अपनी इसी उधेड़बुन में लगी हुई थी। अभी वह कुछ फैसला ले पाती कि उससे पहले ही कृष्णा ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। कृष्णा को देखते ही रहे नवीन जी ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और इस मुंह पर उंगली रखते हुए ईशानी को चुप रहने का इशारा किया। कुछ नहीं बेटा, मैं बस अपनी लाडली बेटी से कुछ बातें करना चाहता था। बस इसके बाद तुम लोग जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा। अगले ही पल उन्होंने अपनी हथेली ईशानी के आगे फैला दी, जैसे उनका फैसला ईशानी के फैसले पर टिका हुआ है। ईशानी जानती थी कि अगर ऑपरेशन समय से हो जाता है तो शायद चाचाजी स्टिक के सहारे चल भी सकते हैं, लेकिन अगर ऑपरेशन में देरी हुई तो इनकी जान को भी खतरा है। जिसने पूरी जिंदगी मेहनत करके निस्वार्थ भाव से उसकी जिंदगी संवारी हो, उसकी जिंदगी के लिए ईशानी को अगर अपनी जान देनी भी पड़ती ना, तो ईशानी कभी पीछे नहीं हटती। लेकिन चाचा जी ने उससे उसकी जान से भी बढ़कर कीमत मांग ली थी। रणविजय, क्या हुआ ईशानी? कोई बात है? कोई परेशानी है क्या? कृष्णा ने ईशानी के कंधे पर हाथ रखा। ईशानी ने आंसुओं से भरी हुई आंखों के साथ एक नज़र कृष्णा को देखा। उसका ये भाई पूरे परिवार का एक मजबूत सहारा था। हम लोगों की तो यह एक बात भी नहीं सुनते, लेकिन तेरी तो हर एक बात मानते हैं ना। तू इनसे पूछ, आखिर यह ऑपरेशन क्यों नहीं करवाना चाह रहे हैं? तू समझा ईशानी इनको कि इनके बिना हम नहीं जी सकते। कृष्णा की आंखें आंसुओं से भरी थी। अब तक सबको हुआ, कृष्णा डॉक्टर से मिलकर आने के बाद खुद टूट चुका था। ईशानी इस चीज को समझती थी। ये भी एक सच था कि इस सहारे का वजूद नवीन जी पर टिका था। नवीन जी पूरे घर का भार अपने कंधों पर लेकर चलते थे। तभी उसकी नज़र कृष्णा के पीछे खड़ी अपनी चाची पर पड़ी, जो कि नवीन जी से ऑपरेशन थिएटर में जाने की रिक्वेस्ट कर रही थीं, और ईशानी की तरफ आशा भरी हुई आंखों से देखते हुए उसे नवीन जी को समझाने के लिए भी कह रही थी। ना चाहते हुए भी ईशानी अपने दिल को मजबूत करके उनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया, जैसे उसने अपने चाचा जी के फैसले के आगे अपना सर झुका दिया था। 2 बूंद गर्म आंसू ईशानी के गालों पर लुढ़क गए। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा, नवीन जी ने ईशानी के हाथ को मजबूती से पकड़ते हुए कहा। कृष्णा, मेरे बाद सबका ध्यान रखना, खासकर ईशानी का। चाहे कोई भी मुसीबत हो, तुम ईशानी को अकेले मत छोड़ना। और इसी के साथ इत्मीनान से नवीन जी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली।
नवीन जी का हाथ हमेशा हमेशा के लिए ईशानी और अपने परिवार को छोड़कर जा चुका था। जाते जाते उन्होंने ईशानी के ऊपर घर परिवार की जिम्मेदारी भी डाल दी थी। क्या करेगी ईशानी, कैसे निभाएगी इन सब चीज़ों को। एक तरफ उसका परिवार था तो दूसरी तरफ उसका प्यार रणविजय, जो कि अभी तक उसके घर के बाहर खड़ा उसकी कोई एक छोटी सी भी खबर के इंतजार में था। जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। यह वफा की डगर बिल्कुल नहीं है आसान और इसमें आने वाला है एक खूबसूरत सा ट्वीट। जानने के लिए बने रहे, मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।